धर्म की रक्षा, देश की सेवा, जिनका ये अभिमान है, क्षत्रिय वही जिनकी रगों में बहता हिंदुस्तान है। ये देश जो आज तमाम आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भी यदि बचा हुआ है, तो इसके लिए बहुत बड़ा योगदान क्षत्रिय समाज का है। इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी, ट्रेवल विद कहानी में अपने साथी ऋषभ के साथ आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक इतिहास के पन्नों में खोए हुए एक ऐसे विषय पर कि जिसने काम तो बहुत किया, लेकिन इतिहासकारों की प्रचलित मानसिकता के दौर में वो खरा नहीं उतरा, इसलिए उसको स्थान बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं मिल पाया। ये थे हमारे तोमर वंश के शासक। बड़ी मजेदार बात यह है कि इन्हीं इतिहासकारों ने दिल्ली में बैठे बादशाहों और सल्तनत के सुल्तानों को, भले ही उनका कब्जा दिल्ली के आसपास रहा, लेकिन चूंकि उनकी दिल्ली में सत्ता थी, इसलिए उनको देश का बादशाह घोषित कर दिया। ये 1192 के बाद की परंपरा है। जब सल्तनत काल हुआ और उसके बाद मुगल काल हुआ, वहां बादशाह और सुल्तान पूरे देश के सम्राट कहलाए। लेकिन इसके पहले तोमरों ने दिल्ली, मतलब उत्तरी भारत से लेके, यदि हम कहें तो पंजाब हरियाणा से लेके और उत्तरी मध्य भारत यानी लगभग गुना शिवपुरी तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, पर उन्हें ना तो देश का शासक घोषित किया गया और ना ही उनका वो स्थान उनको मिल पाया इतिहास में जो इतिहासकारों द्वारा दिए जाना चाहिए था। इसके बाद भी उनके इतना ही नहीं, उनके द्वारा किए गए तमाम राष्ट्र हित के ऐसे कार्य थे जो उनसे ना जोड़ते हुए उनको दूसरे के नामों से जोड़ दिया गया और इसका श्रेय दूसरे राजवंशों ने ले लिया। करते हैं तोमर वंश के इतिहास पर चर्चा, और आपसे एक आग्रह है कि जो भी आपके सवाल तोमर वंश के संबंध में हों, उनको आप इस वाले एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे हम इस श्रृंखला को अभी आगे चलाएंगे और अगली कड़ियों में आपकी जिज्ञासाओं को हम अपनी कड़ियों में शामिल कर सकेंगे। तोमर राजवंश भारत के महत्वपूर्ण राजवंश में से एक है, लेकिन भारत की प्रचलित विचारधारा के इतिहासकारों द्वारा पूर्णतः उपेक्षित रहा। या यूं कह सकते हैं कि तोमर राजवंश को भारतीय इतिहास में जो स्थान मिलना था, वह 1% भी नहीं दिया गया। जैसा कि प्रचलित विचारधाराओं के इतिहासकारों की लेखन शैली रही है, उस हिसाब से सन 1192 के बाद जिसका भी दिल्ली पर अधिकार रहा, उसी को उन्होंने पूरे भारत का राजा घोषित कर दिया, चाहे उस शासक का वास्तविक अधिकार दिल्ली के आसपास ही रहा हो। अगर उन इतिहासकारों के हिसाब से भी चला जाए तो 1192 के पहले तोमरों को पूरे भारतवर्ष का राजा घोषित करना चाहिए था, क्योंकि उनका राज्य तो उत्तर भारत यानी पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तरी मध्य भारत यानी लगभग गुना शिवपुरी तक था। लेकिन इनके बारे में इतिहास में एक लाइन भी नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का खुद का कहना था कि मेरी बात तो लाल किले के बाहर भी कोई नहीं सुनता, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये बात उन्होंने मई 1857 में मेरठ के उन विद्रोहियों से कही थी जो उनसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए मदद मांगने के लिए आए थे। इसी प्रकार सल्तनत काल के सुल्तानों का भी दिल्ली के आसपास ही कब्जा रहा, लेकिन वो पूरे देश के सुल्तान लिखे गए। तोमर राजवंश के बारे में सबसे पहला और वास्तविक शोधपरक कार्य वास्तविक इतिहासकार स्वर्गीय हरिहर निवास द्विवेदी जी ने किया था। उनके कामों में लोग कुछ कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि स्वर्गीय द्विवेदी जी के समय ना तो इंटरनेट की सुविधा थी और ना ही तोमर वंश के काल के बारे में उनके पास कोई आधारभूत जानकारी थी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर्गीय हरिहर निवास द्विवेदी जी का काम शून्य से शुरू हुआ था, इसलिए वह अपने समय का सबसे बेहतर काम था। उन्होंने एक गांव, एक क्षेत्र में खुद घूमकर अभिलेख, पांडुलिपियां, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, ऐसी सभी चीजों का एकत्रण किया। एकत्रण के बाद उनका अध्ययन किया और फिर शोध किया। शोध के बाद उसको प्रकाशित भी किया। विडंबना यह है कि द्विवेदी जी के जाने के बाद बहुत से लोग उनकी बुराई भी करते हैं, उनके कामों में कमी भी निकालते हैं और उन्हीं के साहित्य की नकल भी करते हैं। उनके काल की नकल को समझने का सबसे बेहतरीन उपाय है यह कि स्वर्गीय हरिहर निवास द्विवेदी जी ने तोमर वंश के
बारे में काफी कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने तोमर वंश के आर्थिक इतिहास को नहीं लिखा। और यही प्रक्रिया उनके नकल करने वालों ने अपनाई कि उन्होंने द्विवेदी जी की नकल से इतिहास तो लिखा, लेकिन उस इतिहास में कोई भी एक बात ऐसी शामिल नहीं की जो द्विवेदी जी के शोध से अलग रही हो। हमारे इतिहास अध्ययन के दौरान कई बार स्वर्गीय हरिहर निवास द्विवेदी से मिलना हुआ। उनके भाई स्वर्गीय शांति चंद्र द्विवेदी जी के साथ घंटों बैठने के बाद कई नई बातें जानने को मिली, और उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि आप भाई साहब यानी स्वर्गीय हरिहर निवास द्विवेदी के कामों को यदि आगे बढ़ा पाओ तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वर्गीय श्री शांति चंद्र द्विवेदी जी के जाने के बाद समय बहुत व्यस्तता में निकला, लेकिन अब जब सच इतिहास शोधन और प्रसार के क्षेत्र में कदम रखा है तो सबसे पहले भारत के सबसे महान राजवंश तोमरों के इतिहास पर हम बात करेंगे, और बात पूरे प्रमाण और अभिलेखों के साथ करेंगे जो अभी तक आपको ना तो उपलब्ध कराए गए, ना इतिहासकारों को मिले, और ना ही उन्होंने इसके बारे में लिखा। आज के इस एपिसोड में हम 2-3 सवाल लेके जा रहे हैं जिस पे अगली कड़ियों में बात करेंगे। सबसे पहले यह है कि ग्वालियर के किले पे एक बार नहीं बल्कि 3 बार तोमर राजवंश ने राज किया। हालांकि सामान्य लोगों को उनके अंतिम कार्यकाल में यानी महाराजा मान सिंह तोमर के कार्यकाल की को जानकारी है, उसके पहले के तोमर वंशों के बारे में जानकारी नहीं है। तोमरों का दिल्ली को केंद्र बनाकर उत्तरी भारत से उत्तरी मध्य भारत तक शासन करना, इस दौरान उनके द्वारा किए गए कुछ राष्ट्रीय कार्य, ऐसे कार्य जो किए उनके द्वारा गए थे, लेकिन उसका श्रेय दूसरों को दिया इतिहासकारों ने। तोमरों की एक शाखा ने तात्कालिक मालवा क्षेत्र पर भी रहकर शासन किया, और तोमर वंश का जो आर्थिक इतिहास है वो भी हम अगली कड़ियों में आपको बताएंगे। तोमर वंश पर विस्तृत व्याख्या, उनके दस्तावेज, अभिलेख, और यदि किसी को उस पर कोई शंका होगी तो उसके समाधान के लिए हम साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे। तो आज हमने शुरू करी है श्रृंखला तोमर वंश के इतिहास की। इसको हम कड़ी में अलग अलग उनके पहलुओं को दिखाएंगे, आपको बताएंगे। इसमें कुछ पॉडकास्ट भी होगा, कुछ वीडियो भी होंगी। तो आप ट्रेवल विद कहानी बाय अन्नू चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, और आपकी जिज्ञासाएं जो भी तोमर वंश को लेके हों, उन सवालों को लेके हों, उनको आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम अगली कड़ियों में उनको शामिल कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।